चलो देखो बेटा, हम लोग कर रहे थे प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड AS 15 में। आज इस पे एक एग्जांपल करके पिछला रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए सब लोग एक एग्जांपल। लिखिए बेटा, पॉइंट 1 है करेंट सैलरी 1,50,000 per month, gratuity promised 1% of salary, remaining service 4 years, discounting factor 10% per annum, apply PCUM method and prepare PVDBO account. Apply PCUM method and prepare PVDBO account. ठीक है, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। चलो अब 1 मिनट इधर देखो स्क्रीन पे सब बच्चे। लास्ट क्लास याद करो, हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे लिखा था प्रेजेंट सैलरी 10,000 की थी, एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट दिया था, तो पहले हम लोगों ने निकाला था फाइनल सैलरी कितनी होगी। फिर इसमें दिया था ग्रेच्युटी होगी 2% की, तो हमने इसका 2% निकाल लिया था। ये एनुअल था तो 3 साल का कितना होगा, फिर हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी और फिर एंट्री बना के फिर अकाउंट बनाया था। ठीक है, अब देखो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। ये क्या लिखा है, पढ़ो सब लोग। ग्रेच्युटी प्रोमिस्ड, ये क्या लिखा है, 2% ऑफ फाइनल सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, है ना। और ये क्या है बताओ, फॉर ईच ईयर। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसका 2% निकाला, तो ये जो 242 आया था ये पर एनम का था, तो 3 साल का कितना हुआ था, 726। अब ये वाला एग्जाम्पल नोटिस करो, यहाँ लिखा है ये ग्रेच्युटी 1% ऑफ सैलरी लिखा है। नोटिस करो यहाँ पे ईच ईयर मिसिंग है, लिखना मत, ईच ईयर मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर उसके रिटायरमेंट को 4 साल बचा है तो पहले हम ऐसे करेंगे, पहले सैलरी का 1% निकालेंगे, तो वो जो 1% आएगा वही क्या हो जाएगी, ग्रेच्युटी। कितने दिन की, 4 साल की, क्योंकि ईच ईयर नहीं लिखा है ना। लेकिन अकाउंटिंग कैसे होगी, ईयर आफ्टर ईयर, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1-1 साल का मिल जाएगा। समझ में। तो लिखिए, अब इंक्रीमेंट इसमें नहीं है तो नहीं लगाओ, क्या जरूरत है। लिखिए सबसे पहले निकालेंगे एनुअल ग्रेच्युटी, 1,50,000 का 1% 1,500, इसको डिवाइड किया 4 से, आ गया 375। 375 बेटा आ गया पर एनम।
ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू, जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में निकलवाई थी। एक तरफ लिखेंगे ईयर, ये ए पॉइंट हुआ, यहाँ बी पॉइंट में निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो ईयर और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेचुटी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%। प्रेजेंट वैल्यू 4 साल का है तो 1 2 3 एंड 4 ये हो गया। ग्रेचुटी लिख देंगे बेटा, ग्रेचुटी लिखेंगे 375 375 375 375। अब बताएगा कोई ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा? हाँ, अब ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ठीक है ना, ऐसे निकालना होगा। तो अब निकालो कितना कितना आया, यहाँ का 1 हो जाएगा 0.909, 0.826, 0.751। अब मल्टीप्लाई करके निकालो प्रेजेंट वैल्यू, आ गया 1 मिनट में। कितना है बेटा बताओ? पहला 282, 3 310, फिर 340, 375। ये 341 लोगे बेटा, हमेशा ये देखो ऐसे आ रहा है ना 875, तो इससे राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 341। ठीक है, अब 1 मिनट ये जरा प्रेजेंट वैल्यू वाला समझ लो, जिसको ना कनेक्ट हो रहा हो देख लो ऐसे। अब इसका मतलब क्या था सब बच्चे देखो, इसका मतलब था कोई एम्प्लॉय 1 2 3 और 4 साल बाद रिटायर होने वाला है। आज उसकी सैलरी 1,50,000 रुपये है, उसका 1% हुआ 375 रुपये। तो यहाँ के लिए 300, यहाँ के लिए 375 रुपये की ग्रेचुटी हम देंगे, यहाँ के लिए 375 रुपये की ग्रेचुटी यहाँ देंगे, यहाँ के लिए 375 रुपये की ग्रेचुटी यहाँ देंगे, और यहाँ के लिए 375 की ग्रेचुटी यहाँ देंगे। तो अब लेकिन समस्या क्या है बेटा, हमें इस ये वाला ये जो तीनों वैल्यूज हैं इनकी अकाउंटिंग करनी है प्रेजेंट वैल्यू पे। किस पे करनी है?
तो हम ऐसे कर रहे हैं, देखो यहाँ का 375 तो यहाँ के 375 के ही बराबर होगा चौथे साल का, तो इसीलिए लिखा चौथे साल का 375 किसके बराबर है, 375 के बराबर है। एक लिखने का मतलब यहाँ का 1 रुपये के ही बराबर है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। चलो अब इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, अब आओ, चलो यहाँ 1 रहने देते हैं। अब आगे बेटा इसकी बात करते हैं, तीसरे साल वाले की, ये वाला। देखो अब बताओ बेटा, ये जो हमें यहाँ ग्रेचुटी देना चाहिए, जो हम ग्रेचुटी यहाँ देंगे, इसको मिटा देता हूँ एक्स्ट्रा जो है, ठीक है। खाली इसके बारे में देखो, देखो मैं यहाँ अकाउंटिंग कर रहा हूँ, इस ईयर की ग्रेचुटी हम यहाँ नहीं देंगे, देंगे यहाँ पे। तो लेकिन हम तो लिखेंगे ना कि वो आज उसकी कीमत कितनी है, तो उसको 1 साल पहले लेके आओगे ना, और 1 साल पहले लेके आओगे तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i⁴n। तो p बराबर क्या हो जाएगा, a/1 + i⁴n। अब a की जगह लिखेंगे 375 और इंटू 1/1 + 0.10 और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर वही आता है, पिछली क्लास में सिखाया था, 1/1.1 909। तो इसका मतलब इधर देखो, इसका मतलब क्या हुआ, सामने देखिए, इसका मतलब हुआ यहाँ का 1 रुपये, सॉरी यहाँ का 1 रुपये यहाँ के 90 पैसे के बराबर हो चुका है। अगर आज हम 0.909 का प्रोविजन बनाएंगे तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 826, ऐसे 751। बोलो लॉजिक समझ में आया? अच्छा, अब बेटा इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब बताओ, लास्ट वाले में हम लोगों ने एंट्री भी करी थी, लेकिन मैं इसमें एंट्री नहीं कराना चाहता और एंट्री रिवाइज कराता हूँ। सामने देखो एंट्री कैसे कैसे होती थी, फर्स्ट ईयर कैसे एंट्री होती थी। जब भी प्रोविजन बना है, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, जब भी प्रोविजन बना है तो एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट होती है और प्रोविजन क्रेडिट होता है, और फिर पीएल में क्या होता है, ये एम्प्लॉय कॉस्ट चली जाती है। तो वही यहाँ हुआ, पहले साल कितने का हुआ, पहले साल प्रोविजन हम कितने का बनाए, 282 का। तो क्या एंट्री होगी, पहले एंट्री होगी ये करंट सर्विस अकाउंट डेबिट टू पीवीडीबीओ और पीएनएल डेबिट टू सीएससी। सेकंड ईयर क्या होगा, अब सेकंड ईयर पहले साल वाले पे इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो पैसा दिया थोड़ी ना है। तो ये वाली तो एंट्री होगी करंट सर्विस कॉस्ट टू पीवीडीबीओ, पीएनएल टू करंट सर्विस कॉस्ट। अब पिछले वाले पैसे पे ब्याज आएगा तो इंटरेस्ट अलग से यहाँ डेबिट होगा, यहाँ पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है सीधे पीवीडीबीओ का अकाउंट बना लो, बना देते हैं पीवीडीबीओ का अकाउंट। पीवीडीबीओ अकाउंट 4 साल का बनाना है बेटा, आधे पेज के आसपास स्पेस लग जाएगा। चलो अब पहली एंट्री क्या होगी सोचो, करंट सर्विस कॉस्ट डेबिट टू पीवीडीबीओ। तो पीवीडीबीओ क्रेडिट हुआ है तो इसकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ये ईयर 1 है, यहाँ आ जाएगा बाई करंट सर्विस कॉस्ट 282, और इसका बैलेंस कैरी कर लेंगे टू बैलेंस सीडी 282। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस बेटा, सेकंड ईयर का हो जाएगा ओपनिंग, तो ये हो गया ईयर 2 बाई बैलेंस बीडी 282, और बाई सीएससी। सब बच्चे देखिए, सेकंड ईयर में कितने का बेटा वो आएगा, कितने का बनाओगे, 310 का, और इंटरेस्ट निकाल लो बाई इंटरेस्ट। पहले साल जो बनाया था 282 का, उसी पे 10% का इंटरेस्ट आएगा, 28 रुपीज़। हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, कोई बैलेंस शीट मैच नहीं करा ना, इसलिए मैंने 0.2 को छोड़ दिया। अब यहाँ से बैलेंस निकाल लोगे, टू बैलेंस सीडी, चेक करो कितना आएगा बेटा, हाँ 620। थर्ड ईयर आ जाओ, ईयर 3,
सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ का हो गया ओपनिंग, $620, फिर बाई CSC थर्ड ईयर है हम लोगों का, कितना है 1 2 3 341, फिर इंटरेस्ट लगा दो। कोई बताएगा अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, फर्स्ट ईयर पे या सेकेंड ईयर पे या दोनों पे? दोनों पे लगेगा। तो अब यहाँ पे बेटा दोनों पे हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे। तो दोनों पे कैसे लगेगा बेटा, कितना? एक मिनट रुक जाओ जरा, इधर देख लो। फर्स्ट ईयर किस पे इंटरेस्ट लगा, सेकेंड ईयर किस पे इंटरेस्ट लगा, 282 वाले पे। अब देखो यहाँ किस पे इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। मतलब अगर हम इस पे ब्याज लगा दें तो तीनों पे लग गया ना। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपली सब जोड़ने घट घटाने की कोई जरूरत ही नहीं, सीधा लगाओ 620 पे 10%, 62 रुपीज। टोटल करो बेटा 1023, 1023 टू बैलेंस CD 1023 बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। और बेटा चौथे साल ईयर 4 तो ईयर 4 में बेटा पहले लिखेंगे बाई बैलेंस BD 1023, फिर बाई इंटरेस्ट ले लो इस पे 1023 पे 10%, और मैंने राउंड ऑफ करके 102 रुपये ले लिया। फिर फोर्थ ईयर वाला बाई CSC, ये पूरा होगा वही 341, कितना था 375, सॉरी 375 ये हो जाएगा, और 1500, और ये पूरा हो जाएगा पेमेंट, लिख देंगे टू कैश, टू कैश बैलेंसिंग फिगर 1500। टू कैश बैलेंसिंग फिगर 1500। डन। एक क्वेश्चन खुद से करके दिखाओगे? चलो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्रीज कर रहा हूँ, खुद से लगा के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलो ये है क्वेश्चन। एक मिनट बेटा, फोर। चलो ये है क्वेश्चन 7। बेटा डाला ही नहीं है उसने। 54 पे क्या है, AS5 है। 54 नहीं है।
चलो ठीक है, अभी मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, ठीक है। होमवर्क में लिखो क्वेश्चन 7, होमवर्क में लिखिए। क्वेश्चन 7 आंसर मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट में जो आएगा हमारे पास ईयर 5 में जो हम लोग कैश पे करते हैं वो आएगा 653 रुपये, 653 रुपीज़। जो आखिरी में कैश पे करते हो जैसे ये वाला पे किया था, ये आएगा 653 रुपीज़ पीवीडीवीओ में। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं हो जाएगा, अभी अभी पीडीएफ शेयर कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। देखो बेटा, हम लोगों ने शुरू किया था रिटायरमेंट बेनिफिट की पढ़ाई। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे डीबीओ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के बारे में। तो बेटा डीबीओ में मैंने कहा था डीबीओ को 5 स्टेप में पढ़ोगे। पहले था प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड, तो ये जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो था प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड, ठीक है। अब इसमें अब ये हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एक्चुरियल अजम्पशन। लिखिए नीचे स्टेप 2, एक्चुरियल अजम्पशन। ये जो अजम्पशन है ये दो टाइप की होती है। एक होती है बेटा डेमोग्राफिक, एक होती है फाइनेंशियल। डेमोग्राफिक का मतलब हो गया डेथ रेट ऑफ एम्प्लॉय, लेबर टर्नओवर रेट, सैलरी इंक्रीमेंटल यहाँ पे, रेट, डिस्काउंटिंग रेट, एटसेट्रा। इसमें लिखेंगे इफ एनी assumption is changed during the year, during the accounting life of PVDVO, then difference will be transferred to P&L as actuarial gain or loss. If PVDVO increases तो हो जाएगा एक्चुरियल गेन, एक्चुरियल लॉस अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉय के लिए गेन होगा। और बेटा एक्चुरियल गेन होगा अगर पीवीडीवीओ डिक्रीज हो। एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग सीखेंगे।
फाइनल सैलरी 1 लाख की दी है, ग्रेचुटी promised 2% of salary for each year of service period of service 3 year discounting rate 10% है ईयर 1 का, डिस्काउंटिंग रेट फ्रॉम ईयर 2 onwards 9%. Find actuarial gain loss in year 2. Find actuarial gain loss in year 2. हो गया बेटा? चलो अब सब बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। देखो अब क्या चीज़ है, चलो पूरे फोकस के साथ अब बात सुनिए। स्क्रीन पे देखिए, ये बताओ बेटा, जो पिछला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने लगाया यहीं देखिएगा। बताओ पिछले क्वेश्चन में जो अभी अभी लगा के ख़त्म किया, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? 1,50,000 रुपये किसी की सैलरी है, 1% का ग्रेचुटी हो रहा है, तो 1500 हुआ 4 साल का, तो 1 साल का 375। तो इसका मतलब यहाँ का 375, यहाँ का 375, यहाँ का 375 और यहाँ का 375। तो हमने पहला काम क्या, अच्छा ये था, बोलो सबको समझा है? फिर हम लोगों ने क्या किया था, और क्वेश्चन में दिया था यहाँ से यहाँ तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% का था। तो जैसे ही हम लोग को ये 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो हमने कहा ईयर 4 का तो 375 के ही बराबर रहेगा। लेकिन बेटा यहाँ का, इसकी जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो ये 341 आया था, ये ईयर 3 का हुआ। फिर इसका कितना निकाला था, देखो कॉपी में, ईयर 2 का 310, और इसका कितना निकाला था 282। हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के अकाउंटिंग कर दी थी, किया था। अब ये बताओ, एक एम्प्लॉय कितने दिन नौकरी करता है? 2-3 साल या ज़्यादा दिन काम करता है ना, 30-35 साल तक भी कोई भी नौकरी कर सकता है। तो अब ये बताओ बेटा, जैसे मान लो, जैसे अब 35 साल का अकाउंटिंग तो करवाया नहीं जाएगा हम लोगों से, जब भी होगा तो ऐसे 2-3 साल का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 2-3 साल का होगा वैसे 30-35 साल की अकाउंटिंग होगी। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब ये बताओ, एक लंबा टाइम है एम्प्लॉय के ज्वाइन करने से उसके रिटायरमेंट तक, एक लंबा टाइम होता है। तो मुझको आप सब बच्चे एक बात बताओ, क्या ये रेट चेंज नहीं हो सकता बेटा? कुछ दिन तक 10% रहा, फिर बढ़ जाए या घट जाए, वट एवर,
हो सकता है? अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। हम लोगों ने ये सब जो ग्रेचुटी की अकाउंटिंग कर दी, इसमें मान लिया हम लोगों ने कि रेट वही रहेगा, ये मानते हुए सारा सवाल लगा। नंबर 2 बेटा, ऐसे भी तो हो सकता है जितने एम्प्लॉई हमारे पास 100 एम्प्लॉई हैं उसमें से 20 नौकरी छोड़ के चले गए, तो जो रहेंगे ग्रेचुटी उन्हीं को तो दोगे। इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं कि नहीं आते? तो अगर इस तरह के चेंजेस आए तो उसको आप कैसे डील करोगे, वो आप यहां पढ़ने जा रहे हो एक्चुरियल अजम्पशन में। समझ में आया इसका क्या मतलब है? तो एक्चुरियल अजम्पशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दो तरह की एक्चुरियल अजम्पशन होती है, एक होती है बेटा डेमोग्राफिक और एक होती है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या है? जैसे एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्रीमेंट लग गया। अब कहोगे सर इंक्रीमेंट तो पहले से पता होता है। पहले से पता नहीं, तुम लोग सुनते नहीं हो 7th पे कमीशन आ गया, 6th पे कमीशन आ गया, तो क्या है, पहले कमीशन आता है, कुछ दिन तक कोर्ट में लटका रहता है, फिर लागू होता है, तो जब सबकी सैलरी रिवाइज हो गई, जस्ट डबल हो गई, तो सैलरी रिवाइज होगी तो ग्रेजुटी भी चेंज होगी कि नहीं होगी? समझ आए? तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल अजम्पशन। क्या बोलते हो? या डिस्काउंटिंग रेट बदल गया। क्या बदल गया? डिस्काउंटिंग रेट मतलब, डिस्काउंटिंग रेट का मतलब क्या हुआ? देखो मेरी तरफ बताओ, ये 10% से जो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, क्या है ये 10%? ये इंटरेस्ट रेट है। क्या है? कैसे पता चलता है? सुना, मार्केट एनालिसिस कैसे होती है वही तो समझाना है। देखो, सरकार जो बॉन्ड इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका जो सरकारी रेट होता है वही एक्चुअल रेट माना जाता है। समझ में? तो ये बताओ, सरकार अभी अपने बॉन्ड दे रही है 10% पे, मान लो अभी 2-3 साल बाद वो इशू करने लगे 12% पे, तब रेट कौन सा लिया जाएगा? 12% का लिया जाएगा। तो अकाउंटिंग हमारी सब चेंज हो गई कि नहीं हो गई? समझ आए? तो तो अब ये कहा गया कि मान लो हम पीवी डीबीओ की अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर कोई डेमोग्राफिक अजम्पशन आ गई या कोई फाइनेंशियल अजम्पशन आ गई। डेमोग्राफिक का मतलब एम्प्लॉय की डेथ हो गई, एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के चला गया, कुछ लोग चले गए, तो जो हैं हम देंगे ग्रेचुटी उन्हीं को, तो पीवीडीओ में चेंज आएगा। और दूसरा बेटा, सैलरी में इंक्रीमेंट लग गया अनएक्सपेक्टेड, या डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो गया, तो इनको हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग क्या करेंगे? जैसे जब सब कुछ निश्चित है तब तो हमने अकाउंटिंग कर दी, अगर ये फ्लक्चुएशंस आएंगे तो इनको कैसे डील किया जाएगा? बोलो, सबकी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो मेरी तरफ। तो देखो बेटा, हम लोग के AS 15 ने कहा, हम लोग के AS 15 ने कहा कि अगर इस तरह के कोई चेंजेस आते हैं इस तरह के, तो वो अकाउंटेंट का काम नहीं है, वो सीए का काम नहीं है, उस काम को डील करेगा एक्चुरी। कौन करेगा? एक्चुअली कौन होता है बेटा? ये प्रोबेबिलिटी निकालने में एक्सपर्ट होता है। समझे? शुरुआत में जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर बनाया गया, जो मैथ्स में तुम लोग पढ़ के आए हो, तो पहले क्या होता था, किसी ने एक टॉपिक के बारे में सोचा, मैथमेटिशियंस ने कंसेप्ट भी बना दिए, वो वर्क भी करने लगा, सब मैथमेटिशियन उस पर काम करते थे, लेकिन क्या हुआ, सरकार उसको लीगल नहीं कर रही थी, कह रहे थे तो गैम्बलिंग है। फिर क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जैसे मान लो मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों से प्रीमियम लूंगा, कुछ लोगों को मुझे कुछ की पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, कुछ लोग को पैसा देना पड़ेगा, जो बीच का बचेगा उसको मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा। तो जैसे आप लोगों से 100 रुपये मिला, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ कि मुझे कितना देना पड़ेगा, उतना रोक के बाकी इन्वेस्ट कर देंगे, तभी तो चलेगी ना कंपनी। तब प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ी, तो प्रोबेबिलिटी को लीगल किया गया। समझ आए? और जैसे हम लोग का कोर्स है, सबसे बड़ा कोर्स है, वैसे एक्चुअल साइंस का भी कोर्स होता है। तो तो कहा, सी इंस्टीट्यूट ने कहा कि ये सब काम एक्चुरी का है, वो एक्चुरी से जाके पूछो कि उसका क्या करना है। मतलब भाई एक्चुरी ही बताएगा कि मार्केट रेट चेंज होने वाला है, या मार्केट रेट, जैसे हम 10% से अकाउंटिंग कर रहे हैं, 12% हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन बताएगा? एक्चुरी बताएगा। समझ आए? या इन फ्यूचर कंटिजेंसीज को कैसे डील करना है, वो एक्चुअली हमें बताएगा कैसे हमें डील करना चाहिए। एक्चुअली ही इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह डिजाइन करता है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? तो तो ये एक्चुअली बताएगा, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एक्चुरियल अजम्पशन। अब एक बार फिर से यहाँ आओ, देखो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। देखो बेटा, पढ़ यही रहे हो, पढ़ आप यही रहे हो, सारा काम यही होगा। अब हम ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अगर वो चेंज हो जाए या नंबर ऑफ एम्प्लॉय चेंज हो जाए, तो उसको कैसे डील करेंगे, वो कहाँ पढ़ रहे हो? एक्चुरियल अजम्पशन में। समझ आए?
तो अब कैसे होगा ये, ऐसे मैं ओरली बता के कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक एक क्वेश्चन नहीं करोगे। तो ये देखो मैंने क्या क्वेश्चन बनाया है, स्क्रीन पे देखो। मान लो फाइनल सैलरी 1 लाख रुपए की है, ग्रेचुटी प्रॉमिस हुई है 1 लाख का 2% हर साल के लिए। तो पहले 1 लाख का 2% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 200। 200 हर साल के लिए, और इनकी सैलरी बची बची है अभी सर्विस 3 साल की। तो 1 मिनट बस यही डायग्राम देखना एकदम स्थिरता से बेटा। देखो इधर 3 साल की नौकरी बची है, 1 2 और 3, ये हो गया। अब देना है 1 लाख का 2%। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लाख का 2% निकाल रहा हूँ तो ये आ रहा है 2,000 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब 2,000 रुपये यहाँ का होता है, 2,000 रुपये यहाँ का होता है। अभी मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लगवा रहा हूँ। 2,000 यहाँ का होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, डिस्काउंटिंग रेट पहले साल 10% था, यहाँ से लेके और यहाँ तक बेटा जो इंटरेस्ट का रेट था वो 10% था। लेकिन सेकेंड ईयर से और थर्ड ईयर में ये घट के 9% हो गया। डिस्काउंटिंग रेट 9% का हो गया 2 ईयर ऑनवर्ड से। अब हम इसको कैसे डील करेंगे, यही अपना मुद्दा है। समझ में आया? ठीक है, हम कैसे डील करेंगे, हमें ये काम करना है। बोलो, सबको क्लियर हुआ? चलो, तो अब इसको कैसे डील करोगे, सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, मेरे साथ साथ काम करिएगा, तब समझ में आएगा। अब असल में देखो दिक्कत क्या है इसमें, बताओ। कब ईयर चेंज हुआ, कब वो चेंज हुआ, डिस्काउंटिंग रेट कब चेंज हुआ? सेकेंड ईयर में। एकदम पूरा फोकस के साथ मेरी बात सुनो। अब ये बताओ बेटा, आप सवाल लगा रहे हो तो आपको पहले से 3 साल का डेटा पता है? बोलो, प्रैक्टिकली क्या होगा, जब ईयर 1 निकल जाएगा तब ईयर 2 में पता चलेगा ना कि डिस्काउंटिंग रेट बदल गया। बोलो, किसी को ईयर 1 से पहले पता होगा क्या कि चेंज हो जाएगा? पहले पता होता तो 9% पे ही ना होती। तो अब इसमें दिक्कत क्या होगी, पहले साल आप अकाउंटिंग करके रखे होगे किस पे, 10% पे रखे होंगे, और सेकेंड ईयर किस पे करना होगा, 9% पे। पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस किस पे आ रहा होगा, 10% पे, और सेकेंड ईयर हम करेंगे 9% पे। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आना शुरू होगा। तो वो जो डिफरेंस आएगा, अगर पीवी डीबीओ बढ़ गया, क्या हो गया, पीवी डीबीओ बढ़ गया। पीवी डीबीओ होता क्या है, जो मुझे एम्प्लॉय को देना है, ये अकाउंटिंग किसकी हो रही है, कंपनी की। तो पीवी डीबीओ बढ़ गया, तो मतलब एम्प्लॉय को जो देना है वो और देना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए लॉस हुआ। तो उसको बोलेंगे एक्चुरियल लॉस। क्या बोलोगे? अगर पीवी डीबीओ घट गया तो मतलब हमें जो एम्प्लॉय को देना है वो बर्डन हमारा थोड़ा सा कम हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्चुरियल गेन। समझ आए? लेकिन अब इसको डील कैसे करेंगे, समझ में आया ना टॉपिक क्या है? अब आओ देखते हैं, सारा काम वही है, सारी एंट्री वही है, सारा अकाउंट वही है, सब कुछ वही है, वो रेट कैसे होगा वो करना है। आओ चलो पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। चलिए शुरू करिए, सोल्यूशन। सोल्यूशन, पहले करेंगे कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 1। तो हम लोग लिखेंगे ईयर, फिर निकालेंगे ग्रेचुटी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%, और प्रेजेंट वैल्यू। एक बार फिर से बता दो जरा, क्या पहले साल पता होगा हमें कि दूसरे साल से रेट बदल जाएगा? तो पहले साल जब अकाउंटिंग होगी तो हर साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वैक्टर सब निकाल के हम लोग रख लेंगे ना पहले से ही। तो ये देखो, लिखा 1 2 3, अभी निकाला था मैंने 2,000, 2,000, 2,000, और 10% है तो 1,909 और 826, इतनी बार निकाल चुके हो, अब जान रहे हो, मल्टीप्लाई कर दो। 1,652, 1,818 और 2,000। पहला स्टेप हम लोग ये करते हैं। जब ये बन जाएगा तो हमने पहले साल का पीवी डीबीओ का अकाउंट बनाया होगा। तो अब मैं नीचे यहाँ पहले साल पीवी डीबीओ का अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, सिर्फ पहले साल का। तो ये बन गया अकाउंट, ये बन गया बेटा अकाउंट। अब यहाँ लिखेंगे बाई, ये ईयर 1 का है, मैं लिख देता हूँ इसमें, ईयर 1 का है ये। अब पहले लिखेंगे बाई सी एस सी, ये आ रहा है 1,652, और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सी डी 1,652, पहले साल की अकाउंटिंग हो गई।
पीवी डीबीओ अकाउंट। सारी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, पहले साल की हमने अकाउंटिंग कर ली। बताओ यहां तक समझ में आया बेटा? अब बताओ, अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? फर्स्ट ईयर निकल गया कि नहीं? अब कहाँ पहुंच गए? तो अब हमें पता चला कि रेट तो चेंज होकर कितना हो गया, 9%। अब फिर से प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी दोबारा से। अब ये एक्चुरियल साहब ये बताते हैं, देखो अब क्या होगा। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का हो गया चेंज। यहाँ से अब सेकेंड ईयर से हम लोग का रेट हो गया चेंज। तो अब हम लोग निकालेंगे दोबारा से, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ पीवी डीबीओ at at end of year 2, at end of year 2 at the rate 9%। अब सेकेंड ईयर के एंड में फिर हम लोग निकालेंगे पीवी डीबीओ 9% से। तो तरीका वही है बेटा, एक तरफ लिखेंगे ईयर, एक तरफ लिखेंगे हम लोग ग्रेचुटी, एक तरफ लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और एक तरफ लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 2000, 2000, 2000। अब 9% से निकालेंगे तो ये तो 1 का 1 ही हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.09, तो 0.917। एक बार और 0.842 मल्टीप्लाई कर दो। 2000 इंटू 0.842, ये आ गया 1684। 1684, 2000 इंटू 0.917, 1834, और ये आ गया 2000। ये आ गया 2000। ठीक है, अभी कुछ पूछना मत, लिखते जाओ। एक चीज और लिखोगे फिर समझ में आ जाएगा। अब चलो दोबारा लिखो, पी, दोबारा लिखिए कैलकुलेशन ऑफ पीवी डीबीओ if accounting was done at the rate 9% from beginning। year 1, year 2, year 3। opening balance, ओपनिंग बैलेंस, फिर CSC, फिर इंटरेस्ट, और उसके बाद आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। पहले ओपनिंग बैलेंस 0, फर्स्ट ईयर का था 1684, और ये वाला हो जाएगा 1684, 3670, 1684, 1834, 2000। ऐड कर दो 1684, 3670,
6,000। अब इतना लिख लो, फिर इसको समझा दो। हो गया बेटा? चलो, अब सब बच्चे लिखना बंद करके जरा स्क्रीन पे देखो। अब समझिए क्या चीज लिखा हम लोगों ने। चलो, अब देखो ये सब फिगर्स कहाँ कहाँ से आ रही हैं। मेरी तरफ देखिए। देखो, बस एक बार समझना है, सारा काम आसान हो जाएगा। देखो अब क्या हुआ, हमने एम्प्लॉय को हायर किया। एम्प्लॉय की फाइनल सैलरी थी 1,00,000 रुपए, और उस पर 2% देना था ग्रेचुटी। तो हम लोगों ने निकाल दिया ये 2,000, 3 साल के लिए देना था। तो हमने लिखा 2,000, 2,000, 2,000। डिस्काउंट रेट था पहले साल 10%। तो पहले साल 10% पे हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, 10% पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली और अकाउंट बना लिया। बोलो इतना क्लियर है? अब सामने देखिए, ध्यान से सुनिए। अब क्या हुआ, सेकेंड ईयर बेटा इंटरेस्ट रेट चेंज होकर कितना हो गया, 9%। अब हम क्या करें, हमारी समझ नहीं आ रहा। हम एक्चुरियल साहब के पास गए। AS15 ने किसको रेफर कर दिया, एक्चुरियल को। अब हम उनसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए, रेट सेकेंड ईयर से चेंज हो गया है, उपाय क्या है, क्या करें? तो एक्चुरियल साहब कहते हैं ऐसा है, तुम पहले 9% से निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू दोबारा से। ये एक्चुरियल साहब का कहना था। ये समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने क्या किया, 9% से पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों साल की हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है? अब वो कहते हैं, एक्चुरियल साहब कहते हैं, देखो मैं यही बना दे रहा हूँ बेटा, आपको और इजी हो जाएगा। ठीक है? अब एक्चुरियल साहब का कहना है ऐसा करो, वही अकाउंट जो तुमने बनाया था 10% से, एक बार वही अकाउंट फिर से बनाओ। कि मान लो अगर तुम्हें पता होता, एक्चुरियल साहब कह रहे हैं कि मान लो अगर तुम्हें पता होता शुरुआत से ही कि रेट 9% का होगा, तो अब तुम अपना PV DBO अकाउंट कैसे बनाते 9% पे? ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। समझ आ रहा है? बताओ क्या क्या हुआ है अभी। फर्स्ट ईयर रेट क्या था, तो हम लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, फिर फर्स्ट ईयर का अकाउंट बना लिया। अब फिर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एक्चुरियल साहब क्या बोल रहे हैं, अब 9% से फिर से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, निकाल दिया। अब वो कहते हैं मुझे अकाउंट बना के दिखा दो, एक्चुरियल साहब बोल रहे हैं। तो हमने अकाउंट बना दिया, लो देखो इधर, हमने अकाउंट बना दिया। अब बताओ बेटा, अगर आप PVO DBO अकाउंट बनाओगे इससे, तो ईयर 1 की अगर बात करें तो ये देखो यहाँ पे पहले साल का कितना है, 1684। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई CSC 1684, और ये आ जाएगा टू बैलेंस CD 1684। पहले साल का ये हो गया 1684, 1684। अब पहले साल का जो ओपनिंग है बेटा, क्लोजिंग सॉरी, वो सेकंड ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो अब यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस BD 1684, फिर आप लिखोगे बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी तो आएगा ना, तो 1684 पे अब आएगा 9%। जरा देखो कितना आएगा बेटा, 152 का इंटरेस्ट आएगा। और फिर हम लोग लिखेंगे बाई CSC, अब ये सेकेंड ईयर वाला देखो यहाँ निकाला है 1834, 1834 ये निकालेंगे, और हम टोटल करो 1684 प्लस 3670, 3670 ये आएगा। तो अब ये आ गया मेरे पास टू बैलेंस CD 3670, और 3670 एक साल और बढ़ा दें ईयर 3 का, तो हम लोग लिखते बाई बैलेंस BD 3670, फिर आता बाई इंटरेस्ट, निकालो बेटा जरा, 3670 का 9%, 300,
30, और फिर यहाँ पे बाई सी एस सी थर्ड ईयर का तो 2,000 है, 2,000 है। और यहाँ पे आ जाता है टू बैलेंस सी डी, जोड़ना जरा, 7,000, 6,000, तो ये आ गया 6,000। अगर हम लोग सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग करते पूरा, तो 9% पे शुरुआत से अगर हमें पता होता हम लोग करते, तो ये कुछ ऐसे होता। ये अकाउंट बन गया, ये अकाउंट बन गया, ठीक है। अब सब बच्चे देखो मेरी तरफ, अभी इसको भी बना लीजिएगा, रिवाइज करोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। अब ये देखो, ये चलो एक बार चलो फिर से बताओ क्या हुआ है। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, तो हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कर दी। अब सेकेंड ईयर से क्या हो गया, तो हम कहाँ गए, एक्चुरियल साहब के पास। उन्होंने क्या कहा, पहले 9% से प्रेजेंट वैल्यू निकालो, हमने निकाल दिया, ठीक है। फिर एक्चुरियल साहब ने कहा अब ऐसा है, तुम वही अकाउंट बनाओ दोबारा से 9% से, कि अगर तुम्हें शुरुआत से पता होता कि 9% होगा तो अकाउंट कैसे बनता। हमने बना दिया तीनों साल का, हमने बना दिया। अब वो कहेंगे देखो ऐसे, सब बच्चे देखना, अब कहेंगे ऐसे करो, अब देखो जरा डिफरेंस कितने का आ रहा है। अब वो कहेंगे कि 10% और 9% वाले में डिफरेंस कितना है, वो जरा देख के बताओ। तो बेटा देखो, यहाँ हम लोगों ने डिफरेंस निकाला है, तो सब बच्चे देखिएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में डिफरेंस कितने का है, वो हम लोग को, मतलब ये देखो ऐसे। अब इसी चीज़ को हमने, ये जो अकाउंट बना है, इसी अकाउंट को हमने ऐसे लिख दिया, तो कोई, ये देखो बताओ, डिफरेंस नहीं, सॉरी मैं डिफरेंस बोल गया, बताओ फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग कितना है। अरे जब 9% पे बनाया हो तो फर्स्ट ईयर का कितना है, 1684, तो क्या बना दिया 1684। सेकेंड ईयर का कितना है टोटल, तो यहाँ भी कितना आ रहा है 3670। और ये देखो ऐसे हुआ ना, ये इधर का सी डी बी डी हो गया, फिर सेकेंड ईयर वाला, फिर इंटरेस्ट आ गया, जोड़ लिया। आपकी मर्जी, आप अकाउंट बना लो या ऐसे बना लो, जो इजी लगेगा, नंबर दोनों पे मिलेगा, समझे। फिर बेटा तीसरे साल ये वाला ओपनिंग हो जाएगा, फिर तीसरे साल का और ब्याज, तीसरे साल का और ब्याज, 6,000 आ गया। तो एक तरीके से यही जो अकाउंट है, इसी को हमने कैसे बना रखा है, स्टेटमेंट फॉर्म में बना रखा है। बोलो इतना समझ में आ रहा है। तो आपने क्या लिखा है कॉपी में, बताओ मुझे, ये लिखा है या अकाउंट बनाया, स्टेटमेंट लिख लिया, अब उसी के नीचे अकाउंट भी बना लो बस। जब रिवाइज करोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, एग्जाम में चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अकाउंट बना लो, फिर मैं फाइनली बताऊँ इसको करना क्या है। ये एक्चुरियल साहब ने वर्किंग नोट में काम कराया है। उन्होंने कहा पहले तुम 9% पे निकाल लो, शुरुआत से अगर करते तो कैसे होता।
गए बेटा? अच्छा अब इधर देखो मेरी तरफ, देखो पहले 10% का रेट था, तो हम लोगों ने 10% से प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर रेट चेंज हो गया, हम लोग एक्चुअली साहब के पास गए क्या करें, तो एक्चुअली साहब ने कहा पहले तुम 9% से प्रेजेंट वैल्यू निकालो, हमने निकाल दिया। फिर उन्होंने कहा अब तुम 9% से अकाउंट बना के सारे बैलेंसेस निकाल लो, तो निकाल लिए हमने। तो अब ये देखना जरा, देखो यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा वर्किंग नोट है, बस ऐसे समझो, अभी लिख लो नहीं कॉपी। ये क्या है वर्किंग नोट, क्या क्या इसमें हुआ है, 9% से प्रेजेंट वैल्यू निकली, और 9% से क्या बना लिया, अकाउंट बना लिया, या चाहे स्टेटमेंट बना लो, दोनों में से एक बना देंगे। ये किसने बनवाया, एक्चुअरी साहब ने बनवाया। अब एक्चुअरी साहब कहते हैं, बेटा फोकस करो सब बच्चे, अब वो कहेंगे देखो ये है तुम्हारा मेन, ये वाला जो पहले अकाउंट बन रहा था ये मेन है। अरे यही तो मेन आंसर था ना, पहले साल का बनाया था, लेकिन ये कितने पे बना था, 10% पे बना था ना। ठीक है, अब एक्चुअली साहब कहेंगे ऐसा है देखो, ये था तुम्हारा मेन आंसर, तो तुम अब इसको तुम कंटिन्यू करो, समझ आए? लेकिन इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए मुझे यहाँ से कुछ फिगर्स चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इसको बनाया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अब वही वाला अकाउंट जो पहले बना था वही कहाँ से शुरू होगा, ईयर 2 से। तो उसका जो पहले साल का बैलेंस था CD, वही सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, BD। बोलो क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ आके हम लोग का वर्किंग नोट एंड हो गया, वर्किंग नोट एंड्स, यहाँ वर्किंग नोट एंड हो गया। एग्जाम में चाहो तो इसको वाकई में वर्किंग नोट में ही बनाओ, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वर्किंग नोट स्टार्ट्स। और ये वाला अकाउंट ये था हमारा मेन आंसर, जो पहले अकाउंट बन रहा था वही था हमारा मेन आंसर। अब वर्किंग नोट में जो फिगर्स मिली हैं उन्हीं फिगर से अब वही वाला अकाउंट हम लोग वापस फिर से बनाएंगे, ईयर 2 से। अब ये एंड हुआ, अब फिर से आ गए वापस मेन आंसर पे, फिर से आ गए मेन आंसर पे। मेन आंसर PVDVO अकाउंट फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, कि अगर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स PVDVO अकाउंट फिर से बनाए तो कैसे बनेगा। तो ये बन गया PVDVO अकाउंट। जो अकाउंट हमने शुरू किया था वही अकाउंट आगे कैरी करने के लिए एक्चुरियल साहब का हेल्प चाहिए था, तो जो उन्होंने कहा हमने कर दिया। अब उसी से हमारा निकलेगा एक्चुरियल गेन या एक्चुरियल लॉस। एक्चुरियल गेन होगा, PNL में डेबिट हो जाएगा, PVDVO अकाउंट, गेन क्रेडिट होगा, और लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा। अब ये हम आ गए ईयर 2 पे, ईयर 2 पे हम लोग आ गए। तो अब मेन आंसर से मैं क्लोजिंग बैलेंस पिक कर रहा हूँ बेटा, सब बच्चे देख लो। 1652 रुपये का बेटा बैलेंसिंग फिगर आया था पहले साल का, तो यही सेकंड ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, 1652। ये हो गया बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD, 1652। आपको ध्यान रखने के लिए मैंने कर दिया, ये है 10% पे, ये जो PVDVO का बैलेंस है ये 10% पे निकला है, क्योंकि पहले साल अकाउंटिंग हुई थी 10% पे। सब लोगों ने कर लिया यहाँ तक? ठीक है, अब मेरी तरफ देखो, अब पहला साल निकल गया। अब एक्चुअल साहब कहते हैं ऐसा करो, अब ये जो वर्किंग नोट बनाया है ये वाला, इसमें देखो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था, 9% पे कितना आया था, तो कहेंगे अब ये इंटरेस्ट लिखो सेकेंड ईयर वाला। ठीक है बेटा, देखो
बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ठीक है? एक बार फिर से ध्यान से सुनो मेरी बात। बताओ, ये जो अकाउंटिंग करी है हम लोगों ने, ये जो पहले अकाउंट बनाया था, ये बताओ ये किस रेट पे बना है? यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? तो ये कितना आया? 10%। अब इधर देखो यहाँ पे, तो यही मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके आया। कब? सेकेंड ईयर में। अब क्या होगा? सेकेंड ईयर का सीएससी आएगा और फर्स्ट ईयर वाले पे इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ इंटरेस्ट लिखूँ, आप लोग मत लिखना, अभी गलत काटेंगे इसको। देखो, मैं इंटरेस्ट अगर निकालूँ तो 1652 पे अगर हम 9% निकालें, 1652 पे अगर हम लोग 9% निकालें, कितना आता है? 148.6, मतलब 149 ले सकते हैं। तो ये देखो, 9% निकालेंगे तो ये 149 हम लोगों ने ले लिया। कितना आया था? 149 ही था ना? ठीक है, तो ये हम लोगों ने 149 ले लिया 9% पे। अच्छा, फिर अब इस ईयर का सीएससी लिखना होगा, तो वो कह रहा है, एक्चुअरियल साहब ने कहा इंटरेस्ट ये वाला लिखो, यहाँ से सीएससी ये वाला लिखो 1834। मेरी जब मैं लिखना होगा तो मैं बताऊंगा, अभी ध्यान से सुनते जाओ बात को। सीएससी मैंने लिख दिया, ये भी है 9% पे। ठीक है, अब अपने अपने कैलकुलेटर पे इसको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। सब लोग जोड़ो। 3635 ये आ रहा है? ठीक है, बोलो। अब लिखना बंद करिए, सामने देखिए। लिखना बंद करिए, सामने देखिए। जोड़ने पे कितना आ रहा है? 36। तो अब बताओ टेक्निकली मुझे क्या करना चाहिए? अभी देखते जाना बस। तो मुझे ऐसे करना चाहिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मुझे ऐसे करना चाहिए, यहाँ लिखूँ 3635 और ये फालतू में हो गया। यहाँ मुझे लिखना चाहिए टू बैलेंस सी डी 3635। बोलो, ऐसे लिखना चाहिए? बोलो बेटा। लेकिन एक्चुअल साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये बैलेंस नहीं लिखना है। उन्होंने कहा अब ये जो तुमने वर्किंग नोट बनाया है, इसमें जो सेकेंड ईयर का बैलेंस आया है, समझ आया? इसमें जो बैलेंस आया है 3670, ये लिखो। तो मैं कह रहा हूँ यार, ये तो 3635 था और ये 3670 हो जाएगा, तो इधर डिफरेंस आएगा। तो कहते हैं डिफरेंस आएगा तो अच्छी बात है। अब ये तुम्हारा एक्चुरियल लॉस हो गया, इसको दिखाओ एक्चुरियल लॉस और ले जाके पीएल में डेबिट कर दो। समझ में है? फिर से सुनिए, फिर से सुनिए। इंटरनेशनल लेवल का बेटा स्टैंडर्ड है, तो बिल्कुल भी। अब चलो मुझे सारी कहानी बताओ, तुम लोग क्या क्या हुआ है? फर्स्ट ईयर क्या हुआ, रेट क्या था? तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ईयर 10% पे क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। और पहले साल तो पता नहीं था कि दूसरे साल ये सब होगा, तो फर्स्ट ईयर हम लोगों ने अकाउंटिंग शुरू कर दी। फर्स्ट ईयर का काम हो भी गया। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट के बॉन्ड के रेट चेंज होकर 8% पे आ गए। अब हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। हमने सी इंस्टीट्यूट से कंसल्ट किया, तो वो क्या बोल रहे हैं, जाओ एक्चुरियल के पास। हम लोग ये नहीं बताते कि अगर एक्सपेक्टेशन चेंज होगी तो उसका क्या होगा। अब एक्चुरियल साहब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा करो, तुम ऐसे 9% से पहले निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू। हमने निकाल दिया। अब ये कौन करवा रहा है, AS15 की एक्चुरियल? ठीक है, तो हमने निकाल दिया। अब एक्चुरियल साहब कह रहे हैं ऐसा है, इसको मत देखना बेटा, चाहे अकाउंट बना लो चाहे इसको लिख लो, दोनों एक ही है। मुझे लग रहा है तुम लोग को अकाउंट ज़्यादा ईजी लग रहा होगा। ठीक है, तो मान लो हम एक्चुरियल साहब के पास गए, तो उन्होंने ये निकलवाया और उसके बाद उन्होंने कहा अकाउंट बना दो, हमने अकाउंट बना दिया। बोलो ठीक है? ठीक है। अब एक्चुअल साहब ने कहा अब जो तुम अपना वो लगा रहे थे अकाउंट, उसी अकाउंट पे वापस आ जाओ। मैं आ गया वापस। उन्होंने कहा पहले साल का बैलेंस कितना आया था? हमने कहा 1652। तो वो कहते हैं वो बैलेंस तुम लिखो 1652। मैंने लिख दिया। बताओ ये 10% पे है कि नहीं है? अब रेट हुआ है चेंज, तो वो कहते हैं अब ऐसा है, क्योंकि रेट बदल गया है, तो ये पैसा जो तुम बैंक में रखोगे ब्याज तो उस पर 9% मिलेगा, तो इंटरेस्ट कितना लिखना पड़ेगा? 149। ठीक है। फिर वो कहते हैं इस साल का सीएससी, इस साल का सीएससी लिखोगे तो बेटा ये वाला नहीं लेना है, ये सेकेंड ईयर वाला 1818, ये तो 10% पे है ना। बोलो, तो ये कैलकुलेशन बेकार हो गई मेरी। क्या हो गई? बेकार। क्यों बेकार हो गई? क्योंकि रेट बदल गया। तो करी क्यों थी? क्योंकि फर्स्ट ईयर पता नहीं था ना कि सेकंड ईयर चेंज हो जाएगा। समझ आया? अभी बेकार हो गई। तो कहते हैं अब तो बेटा जो कुछ होगा वो यहीं से होगा। तो कहते हैं सेकंड ईयर का तुम सीएससी ये लो 1834। ठीक है, तो ये देखो सेकंड ईयर का सीएससी मैंने ले लिया 1834। अब मुझे बताओ, पहले इतना समझ में आया सबको? 100% ईमानदारी से बताओ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? अब सुनो बेटा, तो अब जनरली हम लोग लेजर जैसे क्लोज करते हैं, हम लोग इसका टोटल मारते हैं 3635 आता है और यही यहाँ लिख दिया जाएगा।
ठीक है। लेकिन अब समस्या है बेटा, अगर ये 3635 लिखोगे, लो अब गलत सुनो, 3635 लिखोगे तो समस्या है, ये मिक्स्ड अकाउंटिंग हो गई, या तो ये कुछ 10% पे है, कुछ पूरा 9% पे आ नहीं पा रहा है ना, तो इसीलिए एक्चुअरियल साहब ने ये बनवाया था। अब वो कह रहे हैं देखो, अगर शुरुआत से तुम 9% पे अकाउंटिंग करते तो एट द एंड तुम्हें यही फिगर मिलती, तो कहते हैं इसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ये 36-35 का चक्कर छोड़ो, सीधा लिखो तुम 36-70, ये तो 9% पे है। ये कब आता? जब हम फर्स्ट ईयर भी 9% से अकाउंटिंग करते और सेकंड ईयर भी करते, तभी आता। तो कहते हैं बैलेंस तो चुपचाप ये लिख दो वर्किंग नोट से कॉपी पेस्ट करके, और या तो डिफरेंस डेबिट में आएगा या तो किधर आएगा, क्रेडिट में। डेबिट में आएगा तो उसको एक्चुअल साहब ने बोला क्या, बोलो एक्चुअल लॉस ले जाके पीएल में डेबिट मार दो, समझ आया? और क्रेडिट में आता तो क्या बोलते हैं, एक्चुअल गेन पीएल में क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। आया समझ में? बस अब यही काम करना है, चलो बनाओ अकाउंट मेरे साथ साथ। टू बैलेंस सीडी 3670, ये 9% पे है, बाई एक्चुअल लॉस ये होगा बैलेंसिंग फिगर 35 रुपीज, ये जाएगा पीएल में, ये जाएगा पीएल में। और क्वेश्चन ने कहा नहीं है, फिर भी मान लो मैं ईयर 3 का भी बनवा दूं, क्वेश्चन को खाली ईयर 2 का चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी 3670, फिर यहाँ लिखूंगा बाई इंटरेस्ट, यहाँ ऊपर हमने निकाला था बेटा, यही वाला कॉपी कर लेंगे अब, 330 रुपए का इंटरेस्ट, 2000 का सीएससी, 330 रुपए का इंटरेस्ट, 2000 का सीएससी, और ये बैलेंस आ जाएगा 6000। मान लो यहाँ दे दिया तो टू कैश, ये अकाउंट हो गया पैक। तो मतलब एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस का प्रॉब्लम उसी ईयर में आएगा जब रेट चेंज होगा। बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ लिख दिया एज्यूमिंग पेड, हमने मान लिया कि इसकी पेमेंट हो गई। अब इंटरेस्ट, सीएससी और एक्चुअल लॉस तीनों भेज दिए जाएंगे पीएल में। हो गया? चलो मुझे समझाओ, ये बैलेंस कहाँ से है, ये कहाँ से है, वर्किंग नोट से। एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला पहले पेज पे बना दो, सेकंड पेज पे वर्किंग नोट कर दो, वहां से लाके इसको लिख दो, क्योंकि मेन आंसर तो यही है। तो ये है बेटा अच्छा अब क्या क्या होगा, इधर देखो जरा, एंट्री देखो सब बच्चे, एंट्री क्या क्या होती थी, पहले एंट्री होती थी हम लोग की ये करंट सर्विस कॉस्ट टू पीवीडीबीओ, पीएल टू सीएससी, अब वो तो होता ही था। तो अब ये देखो, सीएससी पीएल में जाता था कि नहीं, इंटरेस्ट ज़्यादा था, और एक्चुअल लॉस भी कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। तो दो एंट्री भी लिख लो और क्लियर हो जाएगा। लिखिए नीचे कैसे एंट्री मूव कर रही है, एंट्री ऐसे हो रही है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, सेकेंड ईयर की एंट्री है ये, सेकेंड ईयर की,
समझने के लिए, इंटरेस्ट डेबिट, CSC अकाउंट डेबिट, एक्चुरियल लॉस डेबिट टू PV DBO, सेकेंड ईयर का था 149, 1834, 35, और फिर ये PL में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू CSC, टू एक्चुरियल लॉस, 149, 1834, 35। 2018 being provision created, being PL debited, being PL debited. हो गया? चलिए अब आगे बढ़िए नेक्स्ट। तो ये आप समझ गए क्या होता है एक्चुरियल अजम्पशन, एक्चुरियल अजम्पशन क्लियर हो गया। चलो अब इधर देखो बेटा, कैसे कैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। हमें DBO को 5 स्टेप में पढ़ना था। पहला स्टेप था प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड, हो गया। दूसरा था एक्चुरियल अजम्पशन, ये भी हो गया। अब तीसरा हम लोग करने जा रहे हैं, ये नहीं करेंगे अभी, पहले ये करेंगे बेटा, उसके बाद ये करेंगे। तो पास्ट सर्विस कॉस्ट ये हम लोग करने चल रहे हैं। लिखिए स्टेप 3 अभी तक नहीं पढ़ाया है। स्टेप 4 पास्ट सर्विस कॉस्ट। पास्ट सर्विस कॉस्ट लिखिए जरा, ये 2 टाइप की होती है। पास्ट सर्विस कॉस्ट के बारे में लिखिए। देखिए, इफ कंपनी increases the amount of benefit of DBO, then there may be 2 cases. पहला, if DBO is increased for those employees who have already completed their minimum service as defined in plan.
as defined in plan, then the total amount of increase in DBO will be written off in P&L. It is recognized as past service cost. ब्रैकेट में लिखेंगे वेस्टेड. केस 2, इसमें लिखेंगे इफ DBO increased, if DBO is increased for those employees whose service cost, whose service is not completed, then past service cost for those employees shall remain unvested and it will be written off over remaining period remaining service period. On SLM basis. On SLM basis. Past service cost पास्ट सर्विस कॉस्ट दो टाइप की होगी, वेस्टेड, अनवेस्टेड. इसकी एंट्री होगी, वेस्ट जर्नल होगा इसका, वेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू PV DBO. इसकी होगी बेटा अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू PV DBO. और अगली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वेस्टेड PSC. Being vested PSC written off. Being PV DBO
इंक्रीज्ड। हो गया बेटा? चलो सामने देखो सब बच्चे, देखो अब ध्यान से बात सुनिएगा। देखो बेटा अब ये क्या है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। ये क्या चीज़ है, देखो इधर, पास्ट सर्विस कॉस्ट ये क्या चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। देखो जो चीज़ पहले से पढ़ते आ रहे हो उसको दिमाग में रखना है। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही था ना, 2000 का हो रहा था, ठीक है। अब ये देखो, मान लो मैं पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करूं। कंपनी ने कहा है, कंपनी ने कहा है 2000 का, 2000 की ग्रेचुटी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर की सबको मिलने वाली है। 2000 की ग्रेचुटी सबको मिलने वाली है। पूरा फोकस से सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कंपनी ने ये बोला है, अब बताओ कंपनी ने क्या किया होगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली होगी और अकाउंटिंग कर दी होगी, पीवीडीवीओ का अकाउंट बना लिया होगा। अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो क्या लगा दिया होगा, एक्चुअल अजम्पशन लगा दिया होगा। बोलो यहाँ तक समझ आ रहा है? अब आगे सुनो बेटा, क्या हुआ, मान लो फर्स्ट ईयर निकला, सेकंड ईयर निकला, थर्ड ईयर में क्या हुआ, कंपनी को एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, हैवी प्रॉफिट हुआ कंपनी को। तो कंपनी ने कहा ऐसा है, ये जो ग्रेचुटी हम 2000 की दे रहे थे, कितने की बेटा, इसको बढ़ा के कर देंगे हम 3000, इसको बढ़ा के कर देंगे 3000, सबका बढ़ा देंगे, समझ आए? तो जब कंपनी को एक्सेप्शनल प्रॉफिट होता है, जब कंपनी को एक्सेप्शनल प्रॉफिट होता है और ये पीवीडीबीओ कंपनी बढ़ा देती है, मतलब जो जो डिफाइंड बेनिफिट है उस उसको कंपनी बढ़ा देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। फर्क समझ में आया क्या है? बोलो सब लोग, क्लियर हुआ? फिर से सुनो मेरी तरफ, देखो इधर, जैसे मान लो आप सब लोग मेरे एम्प्लॉय हो, आपने मेरे पास मान लो 20 साल तक नौकरी कर दी है, आपकी 10 साल की नौकरी और बची है। अब मुझे पिछले 3-4 साल में एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं जो आपको ग्रेचुटी है वो बढ़ा के दूंगा। तो बताओ क्या करना चाहिए मुझे, जो आपकी सर्विस बची है उसमें बढ़ा के देना चाहिए, लॉजिकल क्या है, या पहले से बढ़ा के देना चाहिए, जो बची है उसका देना चाहिए, क्योंकि अब सर्व करोगे ना। लेकिन अब मान लो कंपनी बहुत खुश है, वो कह रहे हैं हम पहले से बढ़ा के देंगे, समझ आए? तब ये कंसेप्ट हुआ, देखो नाम ही है ना पास्ट सर्विस, तुमने जो पहले काम कर दिया हम उसका भी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। पहले बताओ नाम का मतलब समझ में आया? ठीक है। अब बेटा अब इसमें समस्या क्या होगी, देखो मेरी तरफ, अब इसमें समस्या क्या होगी, एंट्री क्या हो, तो देखो एंट्री ये होगी, भाई ये बताओ, जब भी हमने एम्प्लॉय को पास्ट सर्विस के लिए कुछ पे किया है तो हम प्रोविजन बनाते हैं, भाई एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट होती है। सब बच्चे देखिएगा, क्या पढ़ा था अभी तक, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट होती है, पी वी डी वी ओ क्रेडिट हो जाता है, और फिर पीएनएल में हम लोग क्या भेज देते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट भेज देते हैं। तो यहाँ भी वही होगा क्या, अब यहाँ भी वही होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट हो जाएगी और पीवीडीबीओ क्रेडिट हो जाएगा, और पीएनएल में भेज देंगे एम्प्लॉय कॉस्ट को हम लोग भेज देंगे। बोलो सब बच्चे यहाँ तक क्लियर है?
अब मुझे बताओ केस क्या है, कितने दिन तक आप सब नौकरी कर चुके हो? 20 साल। कितनी बची हुई है? 10 साल। मैं कब से बढ़ा रहा हूँ आपको? मैं बैक डेट से, बैक डेट से मैं बढ़ा के आपको पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो बैक डेट से अगर मैं बढ़ा के बेटा पेमेंट कर रहा हूँ, तो जो मैं बढ़ा के पेमेंट कर रहा हूँ उसके लिए फिर से एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री करनी पड़ेगी, तो ये एंट्री होगी, वही एंट्री जो हम लोग पहले पढ़ते थे। पहले जितना दिया होगा उसी का डिफरेंस क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। बताओ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब जरा नया पॉइंट सुनना, इसमें क्या है। अब बेटा देखो, अब दो तरह के एम्प्लॉय होंगे। चलो मुझे बताओ सब बच्चे, देखो बताओ, क्या सब लोग, अगर इतने लोग मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो क्या सबको एक ही दिन नौकरी दी होगी मैंने? क्या सबकी डेट ऑफ बर्थ एक ही होगी? क्या सब लोग एक ही दिन रिटायर हो गए? नहीं ना। जब मैंने अनाउंस किया कि मैं बैक डेट से बढ़ा रहा हूं सैलरी, तो पता चला आप लोग की सर्विस पूरी हो गई है, आप रिटायरमेंट पे आ गए हो, आप बस रिटायर हो जाओगे। इन लोग का 10 साल बचा है। समझ मेरी बात आ रही है? अच्छा, आप रिटायर होने वाले हो, आपने पूरी नौकरी पूरी कर ली है, लेकिन कंपनी फिर भी आपको बढ़ी हुई ग्रेचुटी देना चाहती है। समझ में आ रहा है? तो उसको बेटा बोलते हैं वेस्टेड। क्या बोलेंगे? वेस्टेड मतलब आपने अपनी सर्विस पूरी कर दी है, अब कुछ बचा नहीं है उसमें। तो हम क्या एंट्री करेंगे? देखो, जो मैं एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं उसके लिए एम्प्लॉय कॉस्ट को ऐसे लिखा जाएगा, ये पास्ट सर्विस कॉस्ट है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट ही, लेकिन वेस्टेड, वेस्टेड मतलब उन लोगों की जिनकी नौकरी पूरी हो गई है या पूरी होने वाली है, इसी साल खत्म हो जाएगी। तो उनका प्रोविजन बना के उसको पीएल में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? पीएल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि उसको रोक के कोई फायदा नहीं है। जो आपको काम करना था आपने कर दिया, कंपनी खुश है, कंपनी पैसे देना चाहती है तो बात अलग है, तो वो लिखेंगे वेस्टेड पीएससी अकाउंट डेबिट टू पीवीडीबीओ, और इसको वो लोग पीएल में डाल देंगे। बोलो सबको समझ में आ रहा है? अब आगे बेटा इन लोग का, तो इन लोग की अभी 10 साल की नौकरी बची है, तो हम क्या करते हैं, देंगे तो इनको भी, तो इनकी भी एंट्री लिखेंगे। देखो, पास्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू पीवीडीबीओ, और लेकिन यहां लिखा अनवेस्टेड। अनवेस्टेड का मतलब क्या हुआ? ये उन लोगों का है जिनकी अभी नौकरी बची हुई है। और नोटिस करो, इनका पीएल में नहीं डाला, इनका पैसा पीएल में नहीं डाला। क्यों? इनकी सर्विस पूरी हो गई थी ना, तो मुझे न चाहते हुए भी एक बड़ा अमाउंट अपने पीएल में डेबिट करना हुआ। पीएल किस कंसेप्ट पे चलता है? मैचिंग कंसेप्ट पे। किस पे चलता है? मैचिंग कंसेप्ट पे। भाई, एम्प्लॉय काम करते हैं तो एम्प्लॉय के काम करने की वजह से ही कंपनी को इनकम होती है। इनकम पीएल की क्रेडिट में लिखी जाती है, तो उसका एम्प्लॉय की सैलरी पीएल के डेबिट में लिखी जाती है। इसी को तो बोलते हो ना मैचिंग कंसेप्ट। समझ आए? तो ये देखो, इनका पैसा उठा के हमने पीएल में डाल दिया, क्योंकि ये एम्प्लॉय ही आगे नहीं रहेगा, तो वो सारा पैसा हमें कहाँ भेजना पड़ेगा? पीएल में भेजना पड़ेगा। लेकिन बेटा, ये जो एम्प्लॉय हैं अनवेस्टेड वाले, ये अभी रहेंगे, ये रहेंगे, तो हम अपने पीएल को ओवर बर्डन नहीं करेंगे। अब ये वाला जो प्रोविजन है इनका, इसको हम धीरे धीरे एसएलएम बेसिस पे राइट ऑफ करेंगे। किस पे? सपोज करो ये आया 20,000, सपोज करिए ये आया 20,000, ये 20,000 आया, आप लोग की 10 साल की नौकरी बची है, तो हर साल पीएल में कितना जाएगा? 2,000। समझ में? चलो समझाओ मुझे, व्हाट इज पास सर्विस कॉस्ट? व्हाट इज पास सर्विस कॉस्ट? अगर कंपनी ने पीवीडीबीओ को बढ़ा दिया, कब से? बैक डेट से, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में तो कुछ भी हो जाएगा ना। और कोई दे ही दे तो क्या उस पर कोई मनाही थोड़े ना है, कंपनी देना चाहती है, दे रही है। बैक डेट से बढ़ा दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट सर्विस कॉस्ट। अब बताओ, तो अब अगर न बढ़ाएं, सब कुछ नॉर्मल हो, तो उसकी अकाउंटिंग हम लोगों ने पहले पढ़ा। फिर अजम्पशन चेंज हो तो उसकी अकाउंटिंग हमने बाद में पढ़ा। फिर अब यहाँ कंपनी बैक डेट से चेंज कर रही है, तो दो प्रकार के एम्प्लॉय होंगे, एक जो अपनी सर्विस पूरी कर चुके होंगे, एक जिनकी थोड़ी बहुत सर्विस या कुछ अभी सर्विस रह गई होगी। ठीक है, तो क्या होगा? जो सर्विस पूरी कर चुके हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टेड। और जिनकी अभी बची हुई उसको क्या बोलेंगे? अनवेस्टेड। दोनों के लिए एंट्री एक ही हो रही है, नोटिस करना, पास्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू पीवीडीबीओ, पास्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू पीवीडीबीओ। अलग अलग रखने के लिए इनके सामने लगा दिया अनवेस्टेड, इनके सामने लगा दिया वेस्टेड। अब इनकी नौकरी हो चुकी है पूरी, जो इनको सर्विसेज देनी थी दे चुके हैं, तो इनसे कुछ मिलना नहीं है अब, तो ये पूरा खर्चा कहाँ जाएगा? पीएल में डेबिट होगा। तो हमने सारा उठा के पीएल में डेबिट कर दिया, लेकिन इनकी अभी नौकरी बची हुई है,
तो इनका जो भी पीवीडीवीओ का बैलेंस आएगा, जितनी नौकरी बची होगी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, स्ट्रेट लाइन का मतलब वो जितने दिन नौकरी बची है उतने से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वो थोड़ा थोड़ा करके पीएल में हम लोग डालते रहेंगे, वरना पीएल हम लोग का ओवर बर्डन हो जाएगा। बोलो समझ में आया? यही बात बेटा ऊपर लिखवाई थी, पढ़ लो। यहाँ लिखा, इफ कंपनी इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ बेनिफिट ऑफ डीबीओ देन देयर मे बी टू केसेस। इफ डीबीओ इज इंक्रीज फॉर दोज एम्प्लॉयज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर मिनिमम सर्विस एज डिफाइंड इन द प्लान, then the total amount increase in DBO will be written off in PL. It is recognized as past service cost और ब्रैकेट में लिखा है vested। फिर नीचे लिखा, if DBO is increased for those employees whose service is not completed, सर्विस अभी पूरी नहीं हुई है, for then past service cost for those employees shall remain unvested and it will be written off in the remaining service period on straight line basis। जो इनकी नौकरी बची है उसके हिसाब से इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। बोलो समझ में है? ठीक है। अब पढ़ाया बेटा अलग अलग है, कंपनी तो एक ही एंट्री में रहेगी। अब ये बताओ, ये दोनों एंट्री एक ही दिन होगी ना? एंट्री ऐसे होगी, देखो इधर, वेस्टेड पीएससी, अनवेस्टेड पीएससी, डेबिट टू पीवीडीबीओ। अरे दोनों एंट्री एक ही दिन तो हो रही है, समझ आए? तो कंपनी एक ही एंट्री करेगी और फिर इसका जो वेस्टेड वाला पार्ट होगा वो पीएल में डाल देंगे, पीएनएल डेबिट टू वेस्टेड। समझ आए? समझाने के लिए हमने अलग अलग लिखा हुआ था। इस पे कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है भी नहीं इस पे अपने पास हमारे। ये देखो अब क्या क्या पढ़ लिया इसमें से, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब ये बताओ इसमें क्यों बढ़ाया था? क्यों बढ़ाया था? क्योंकि कंपनी को एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ था। तो ये बताओ, ऐसे ही एक्सेप्शनल लॉस भी तो हो सकता है, तो घटा देते हैं, तो उसको बोलते हैं कर्टेलमेंट। तो जो इसकी एंट्री पड़े हो उसी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी, वो अगला टॉपिक है। समझ में? अब आज बेटा टाइम खत्म हो गया, चलो अब यहीं तक रिवाइज करके आना, अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ये।